कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, बट आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस को देखिए, आपको आइडिया लगेगा क्या पूछ रहा है वो। कि हमको अगर 2 वेव्स दिया हुआ है, उसका आईआरएमएस निकालना है तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल पीक वैल्यूज को कंसीडर करके ऐड करके हम निकाल सकते हैं। आपको अब क्लैरिटी आ रहा होगा कि रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से वो बहुत इजी है कंपेयर टू द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। आप इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करो तो यहाँ पर क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। तो जेईई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेईई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis. तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेईई चैनल। अगर आपको जेईई में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है और अपनी पढ़ाई को आप स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पर जाइए और अमेजिंग फीचर्स को एक्सप्लोर करिए। आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बेस्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव लर्न विद प्रैक्टिस का है। आप बेस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को लर्न करेंगे थ्रू सॉल्विंग द बेस्ट प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, आप सेशन के एंड में अपनी लर्निंग को टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए। टैब एंड टेस्ट ओपन होगा, आपको उसे अटेम्प्ट करना है और आपको अपनी लर्निंग को टेस्ट करना है। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बाय लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको लास्ट 5 ईयर्स का डेटा लेकर आया हूं, जिसमें टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं ये आपको यहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। राइट, सो 2025 में ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज एंड पावर से सिर्फ 4 क्वेश्चंस आए एंड 2024 में भी 4 आए। राइट, तो आप देख सकते हो कंसेक्यूटिव 5 इयर्स में सिर्फ 16 क्वेश्चंस टॉपिक 1 से। जस्ट लेट मी गिव द नेम्स हियर। दिस इज टॉपिक 1 and this is topic 2 and this is topic 3. all right, सेकेंड टॉपिक को अगर हम देखें एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट एंड द पावर फैक्टर, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। राइट, 73 ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। इस टॉपिक से 73% क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको गाइस क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस इस टॉपिक पर ही करना है। राइट, नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक का, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स एंड द एलसी ऑसिलेशन। इससे सिर्फ 11% क्वेश्चंस आए। सो यहां पर आपको क्लैरिटी मिलती है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे सबसे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज कर सकें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकें। ऑलराइट, सो टॉपिक 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम टॉपिक 1 पर फोकस करेंगे, देन टॉपिक 3 पर। और आज के सेशन में हम इसी के बेसिस पर, इस परसेंटेज के बेसिस पर क्वेश्चंस को भी लेकर आए हैं, जिससे आपकी लर्निंग इफेक्टिव होनी चाहिए। Alright, so let's start the session with the very first question with very basic concept. So जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये 2025 का। आप देखोगे कितना इजी क्वेश्चन आता है। राइट, कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, बट आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस को देखिए, आपको आइडिया लगेगा क्या पूछ रहा है वो। एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I is equals to 100 root 2 sin 100 pi t amperes. The RMS value of the current and the frequency is given by। ऑलराइट, आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट पता करना है और साथ में ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी बताना है। इक्वेशन आपको गिवन है गाइस और 4 ऑप्शंस भी गिवन है। राइट, बहुत इजी है। क्या करना होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर मैं देखूं, सर हमारे पास I is equals to I naught sin ओमेगा t का इक्वेशन है। ओके, और हमारे पास जो इक्वेशन गिवन क्वेश्चन में दैट इज I is equals to 100 root 2 sin 100 pi t। सो आप कंपेयर अगर करते हो तो आपको क्या पता चलता है, दैट पीक वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन एंड ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन। इजंट इट क्लियर? नाउ सर पीक वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हमको क्वेश्चन में आईआरएमएस पूछा है। तो भाई आपको अब कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। आईआरएमएस और पीक वैल्यू के बीच का रिलेशन गाइस हम जानते हैं, दैट इज I naught by root 2। लेकिन यहां ध्यान रखना है आपको कि साइनसॉइडल वेव की बात हो रही है, करंट इज साइनसॉइडल, सो हम इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। IRMS इक्वल टू I naught by root 2। दिस इज द पीक वैल्यू। अब पीक वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 100 root 2 जो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय root 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 100 एम्पियर। नाउ
आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो फ्रीक्वेंसी के रिलेशन और ओमेगा का आप जानते हैं रिलेशन, दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, एंड यहाँ से हम f इज इक्वल्स टू ओमेगा पाई 2 पाई लिखेंगे। एंड गाइज वी ऑलरेडी हैव ओमेगा इज 100 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। करेक्ट गाइज? सो वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, आई आर एम एस का वैल्यू 100, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। लेट्स चेक ऑप्शन, हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन सी हमारे कैलकुलेशन से मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट? बहुत इजी दिखा हमें। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे जेईई मेंस में। और आप देखिए कितना रीसेंट क्वेश्चन है, कितने रीसेंट टॉपिक से जो हम कॉन्सेप्ट्स लर्न कर रहे हैं, रीसेंट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन तो कह रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू आई ए साइन ओमेगा टी प्लस आई बी कॉस ओमेगा टी, द आरएमएस करंट विल बी। यहाँ पर अब दो वेव आ गई है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक था, यहाँ पर दो आ चुकी हैं, राइट? तो हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? सो क्या कर सकते हैं आप, चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? सो आई आर एम एस निकालने के लिए गाइस सिंपल लॉजिक है हमारे पास। हम पहली बात तो आई आर एम एस होता क्या है? सो आई आर एम एस अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है, सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर। सो सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ करंट करेंगे, उसके बाद मीन निकालेंगे, राइट? सो हमने जो भी स्क्वायर किया उसका मीन ले लिया। सो इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, ये हमें मिल गया क्या, स्क्वायर एंड मीन, लेकिन रूट भी लगाना है बिकॉज हम आई आर एम एस इज रूट मीन स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पर हम रूट लगा देंगे और हमें मिल जाता है आई आर एम एस। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ आई आर एम एस कैलकुलेशन, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, है ना? इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्या हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है जिससे हम डायरेक्टली आई आर एम एस वैल्यू निकाल सकते हैं दो वेव्स के बीच में? ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारे पास दोनों वेव साइनोसॉइडल है या नहीं। बिल्कुल है, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में दिया है, इसको भी मैं साइन के टर्म्स में लिख सकता हूँ। क्या ज़रूरत है यहाँ पे लिखने की? नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पीक वैल्यूज़ पर फोकस करिए, पीक वैल्यूज़ का आई आर एम एस निकालिए। ऑलराइट, सो दैट विल बी इक्वल्स टू आई ए बाई रूट टू प्लस आई बी बाई रूट टू। ठीक है, अभी तो मैंने इंडिविजुअल लिखा, लेकिन क्या मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ? नहीं, हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का फेजर अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे फिर अंडर रूट कर देंगे, राइट? स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे। सो नाउ आप अगर स्क्वायर को ओपन करते हो, यू विल गेट ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर बाई 2 प्लस आई बी स्क्वायर बाई 2 एंड वी आर गेटिंग आंसर। क्या आंसर आ रहा है? अंडर रूट। ओके, हम चेक कर सकते हैं क्या हमारा आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स चेक। उसके बाद हम इसको और भी फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग विद आवर आंसर आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट। ओके, तो हमारा आंसर कंप्लीटली मैच हो रहा है। सो ऑप्शन सी हमारे आंसर से मैच हो रहा है। तो क्या सीखा हमने यहाँ पर कि हमको अगर दो वेव्स दिया हुआ है उसका आई आर एम एस निकालना है तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल पीक वैल्यूज को कंसीडर करके ऐड करके हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस ऑल्टरनेटिंग करंट में काफ़ी आते हैं। ठीक है, आपको एक करंट वोल्टेज का इक्वेशन दे दिया जाएगा, लोड की वैल्यू दे दी जाएगी और पूछेगा कि करंट के पैरामीटर्स बताइए। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। सो वी टी इज इक्वल्स टू 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट गिवन है आपको क्वेश्चन में। लोड की वैल्यू जो कि प्योरली रेसिस्टिव है, यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरएल का वैल्यू दिया है। नाउ द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, टाइम पूछा हुआ है, कितना टाइम लगेगा कि हाफ ऑफ द पीक वैल्यू से पीक वैल्यू तक करंट पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मैं मानता हूं कि वी टी ये है तो करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी गाइस? द इक्वेशन ऑफ द करंट विल बी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? साइन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि प्योरली रेसिस्टिव लोड की बात हो रही है यहाँ पर, ना ही फेजर में डिफरेंस आएगा, राइट? फेज सेम रहेगा वोल्टेज और करंट का। ओके, क्लियरली मैं अगर वेव ड्रॉ करूं, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइन। सो हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म होगी। ऑलराइट, दिस इज आई वर्सेस टी। नाउ क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि आप बताइए कि टाइम टेकन टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द करंट। सो हाफ ऑफ द करंट मैं मान सकता हूँ ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट बाई 2 और राइट, एंड व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज द पीक वैल्यू। ओके, सो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये हो गया हाफ ऑफ दैट। अब करंट क्या होगा? मैं मान सकता हूं कि भाई करंट को 0 से हाफ पहुंचने में टाइम लगा होगा t1, दिस इज टाइम t1, और
0 से मैक्सिमम पहुंचने में टाइम लगा होगा कितना, t2। बट क्या हमें t1 t2 फाइंड करना है? नहीं, हमको फाइंड करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा। दैट्स मीन हम क्लियरली यहां बोल सकते हैं कि हमको डेल्टा t फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू t2 माइनस t1, है ना। t2 माइनस t1 हमको कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी है। आप सबसे पहले करंट की इक्वेशन लिखिए, I इज इक्वल टू, गाइस वोल्टेज दिया है, रेसिस्टेंस दिया है, क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं? मैं इसको V बाई R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना। तो V का वैल्यू कितना है, 220 साइन 100 पाई टी डिवाइडेड बाई 50। ऑलराइट, सो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, करंट का इक्वेशन मिल गया, दैट इज 22 अपॉन 5 साइन 100 पाई टी। राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमें कैलकुलेट करना है t1 की वैल्यू फर्स्ट, देन t2 की वैल्यू। उन दोनों कोई भी चीज़ पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। सो t1 मैं कैलकुलेट करता हूं अगर, सो t1 इज इक्वल टू, और t1 निकालने के लिए क्या करें, मैं बोल सकता हूं कि करंट का वैल्यू I becomes I naught by 2 at t is equals to t1, isn't it? by t1 टाइम पर करंट की वैल्यू I naught by 2 हो गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ यूज करूंगा इस इक्वेशन में, सो दिस विल बी इक्वल्स टू I naught by 2, ठीक है, ये सेम ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये है क्या, ये भी तो हमारा I naught ही है ना, तो मैं बार बार इसको ना लिख के मैं इसको I naught लिख देता हूँ, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट और राइट, तो हमारे लिए ईजी है ये। ओके, सो I naught साइन 100 पाई टी t1, राइट, टाइम की वैल्यू कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा। सो I naught कैंसिल हो गया। अब देखो 1/2 इक्वल टू साइन समथिंग, सो साइन की वैल्यू 1/2 कब होता है गाइस, डेफिनेटली π/6 पर। सो मैं यहां पर लिखूंगा π/6 इज इक्वल टू 100 पाई t1। ऑलराइट, सो पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, t1 का वैल्यू आ गया 1/600 सेकेंड्स, करेक्ट। ये हमने t1 निकाल लिया। क्या हम ऐसे ही t2 कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत इजी है। t2 कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली क्या लिखना है कि करंट बिकम्स I naught जब टाइम कितना हो गया, t2 हो गया। ओके, सो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप वैल्यूज। सो दिस विल बी इक्वल्स टू I naught इज इक्वल्स टू I naught साइन 100 पाई, नाउ द टाइम इज t2, ठीक है। I naught कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं, बताओ जी, क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, π/2 पर, ठीक है, सिंपल। सो मैंने π/2 लिख दिया, और यहां पर आ गया हमारा 100 पाई t2। सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल आउट, द वैल्यू ऑफ t2 कितना हो रहा है, 1/200 सेकेंड्स। अब बताओ जी, क्या डिफिकल्ट है, हमने t1 t2 निकालना ईजी है, बहुत ईजी है। सीखा ना आपने, इक्वेशन को यूज करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स लगाएंगे, आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करना है नेक्स्ट टाइम, डेल्टा टी निकालना है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है डेल्टा टी कितना हुआ, दैट इज t2 माइनस t1। सो डेल्टा टी कैलकुलेट करने के लिए हम t2 माइनस t1 दोनों की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 600 माइनस 1/200, उल्टा हो गया, 200 माइनस 600 एंड दिस इज इक्वल टू, टेक एलसीएम, एलसीएम लीजिए, 600 एंड दिस इज 3 माइनस 1, और इसको आप सॉल्व करोगे विल बी गेटिंग 2/3 हो जाएगा, दिस इज 300 सेकेंड्स। क्या हमारे पास आंसर इसमें दिया है, क्वेश्चन को चेक करेंगे फटाफट, क्या आंसर हमें मिली सेकेंड्स में निकालना है। तो मिली सेकेंड्स निकालने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर सकता हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू 3.3 मिली सेकेंड्स, है ना। सो हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3.3 मिली सेकेंड्स, है ना, ईजी है ना, सिंपल, करेक्ट। चलिए, आई थिंक आप कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर रहे हैं। आप सिर्फ वॉच मत करिए, अपने लेक्चर्स में इन कॉन्सेप्ट्स को ऐड करते जाइए, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, लेक्चर्स भी बिल्ड होते जाएंगे, और मेक श्योर करें आप डेली मॉर्निंग में उठकर जो भी कॉन्सेप्ट्स इस सीरीज में लर्न कर रहे हैं आप चैप्टर वाइज, उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते जाएं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट्स टेक जेईई मेंस 2023 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अपने आप से। आपने जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक सीखा उससे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए पॉज करिए और ट्राई करिए। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। आई होप आपने किया होगा सॉल्व, अगर नहीं किया है तो मैं आपकी हेल्प करता हूं, पर आपको मेक श्योर करना है
कि आप मेरे संग, जिन्होंने नहीं किया वो मेरे संग सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, सो नाउ देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V is equals to 260 sin 628 time is connected across a pure inductor of 5 millihenry. Now, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको बताना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू, हमने पीछे लोड वाला देखा था क्वेश्चन, रेसिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ पर लोड कौन सा है, इंडक्टर की वजह से। और इंडक्टर की वजह से लोड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट XL is equals to ओमेगा L। ऑलराइट, XL is equals to ओमेगा L। मैं इसको 2 पाई F इंटू L भी लिख सकता हूँ। सो क्वेश्चन में अब क्या चाहिए अपने को ये वैल्यू निकालने के लिए सिंपली ओमेगा की रिक्वायरमेंट है। और ओमेगा मुझे इस इक्वेशन को अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। दिस इज ओमेगा, सो 628 इनटू इंडक्टर का वैल्यू हो गया 5 मिली हेनरी, राइट। दिस इज हेनरी, राइट। नाउ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सोचो ज़रा, मैं इसको दिस इज 3.2 इंटू 3.14 इंटू 100 है ना, 5 इंटू 10⁻³ है ना, इसको आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 200 एंड 510, ये कैंसिल होके ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है क्वेश्चन में, 3.14 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ XL which is equal to 3.14 ओम, राइट। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, इसको ब्रेक डाउन किया क्योंकि मुझे पता था कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, ठीक है। चलिए हम अपने आंसर को चेक करते हैं। यस, वी आर गेटिंग 3.14 ओम, ऑप्शन बी एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान है, बहुत बढ़िया। तो आपको अब क्लैरिटी आ रहा होगा कि रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से वो बहुत इजी है कंपेयर टू द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। आप इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करो तो यहाँ पर क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, AC इज़ द डिफिकल्ट चैप्टर, है ना, फेजर भी होता है उसमें, जाने क्या क्या पूछा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें रिसेंट ईयर में तो फेजर से कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस को कम कर दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से। मुझे लगता है कि बहुत ही मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर है ये, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। We have a question. The resistance of 50 ohm is connected to a source of alternating current rated 220 volts 50 hertz. Find the time taken by the current to change from its maximum value to RMS value. क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया है? बिल्कुल किया है ना। हमने डेल्टा टी की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर भी हमको डेल्टा टी की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करेंगे, 2 मिनट में इसको ट्राई करिए एंड देन रिटर्न बैक आकर आप सोल्यूशन को देख सकते हो। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, आपको लेकिन पॉज करना है। ओके, आई थिंक आपने ट्राई कर लिया। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। सो रेसिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है R इज इक्वल टू 40 ओम एंड करंट इज, ओके, वोल्टेज दिया हुआ है हमको दिस 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज। सो ये RMS हो जाएगा, राइट। दिस वैल्यू इज RMS, दैट इज 220 वोल्ट्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय द करंट चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू एंड दिस इज frequency is 50 hertz. So guys, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको बोला है कि टाइम की वैल्यू मैं अगर मानूँ यहाँ पर दैट द टाइम टेकन बाय द करंट, सो करंट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ सो IRMS मिल जाएगा अपने को। IRMS इज इक्वल्स टू VRMS डिवाइडेड बाई R। VRMS इज 220 डिवाइडेड बाई 40 और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, IRMS मिल रहा है। ठीक है, लेकिन भाई पीक वैल्यू भी तो बोला है ना, मैक्सिमम वैल्यू से आपको जाना है RMS वैल्यू पर। सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं सो ये हमारा साइनसॉइडल ग्राफ आएगा। पीक वैल्यू इज दिस वन, यहां पर मैं T0 T1 बोला एंड दिस इज करंट I0। नाउ जब IRMS पर आ जाएगा, दिस इज I0 बाई √2 विच इज IRMS, उस टाइम करंट की वैल्यू हम मान सकते हैं T2। सो अपने को ये निकालना है कि कितने टाइम में T1 से T2 पर आया, राइट। दैट इज डेल्टा T अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पीछे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं।
आप अपने आप से दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे T1 की वैल्यू। सो I इज I नॉट एट T इज इक्वल्स टू T1। सो I नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज T1। सो I नॉट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा T1। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू F50 टाइम हो गया T1। सो T1 का वैल्यू कितना हो गया गाइस? दिस इज T1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस इज 100 और डिवाइड बाई 200 सेकेंड्स। ठीक है, T1 का वैल्यू आ गया। अब T2 के कैसे निकालें? T2 के लिए हमें I नॉट बाई रूट 2 डालना पड़ेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। और लेट्स वी चेक, यस वी हैव स्पेस इन द नेक्स्ट स्लाइड, इसको हम यूज़ करेंगे। सो करंट I बिकम्स I नॉट बाई रूट 2 एट T इज इक्वल्स टू T2। नाउ आई कैन यूटिलाइज दिस, और हमारे पास जो इक्वेशन है हम इसको यूज़ करेंगे, दैट इज I नॉट बाई रूट 2 I नॉट साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू T2। सो I नॉट कैंसिल हो गया। 1 बाई रूट 2 कितने पर होता है? 1 बाई रूट 2 इज 45, दैट इज पाई बाई 4, एंड दिस इज हाउ मच? हाँ भाई कितना हो गया ये? 2 पाई इंटू 50 इंटू T2। सो पाई इन पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये हो गया 100, दैट इज 1 अपॉन 400 इज इक्वल्स टू T2। ठीक है, सो T1 आ गया, T2 आ गया। अब डेल्टा T निकालना है। सो डेल्टा T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। दिस इज 1 अपॉन 400 माइनस 1 अपॉन 400। क्या हम 1 अपॉन 400 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? ऑलराइट, 1 अपॉन 400 एंड दिस इज माइनस 1 बाई 200। सो दिस इज LCM लिया हमने, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 400। ओके, डेल्टा T। और सेकेंड्स, मैं इसको मिली सेकेंड्स में करूँगा जैसे हमने पीछे किया था। यहाँ भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो दिस इज 2.25 मिली सेकेंड्स। अब देखो यहाँ माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सर मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ स्किप किया। हम सेम क्वेश्चन तो लेकर नहीं आए, है ना, डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन डिफरेंस तो दिखा नहीं है, तो पहले जैसा है बिल्कुल, लेकिन माइनस साइन और आ रहा है। इसका क्या मतलब है? तो बेटा यहाँ ऑब्जेक्टिव देखो, आप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। आप पूछा गया है कि पीक से नीचे आ रहा है, करेक्ट, पीक से नीचे आ रहा है। आपसे पूछा इसमें कितना टाइम लगेगा। हमने क्या कैलकुलेट किया है? हमने कैलकुलेट किया कि T1 पहुंचने में कितना टाइम लगा और IRMS पहुंचने में कितना टाइम लगा, लेकिन कहाँ से? ऑरिजिन से, है ना, ऑरिजिन से। मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट किया। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे निकालना ये है, बट मैं फाइंड आउट मैंने ये वाला किया है। सो डेफिनेटली क्या होगा? माइनस का साइन आएगा, और दोनों का टाइम टेकन सेम है। आप देखो दोनों में भाई IRMS से पीक जाने का टाइम और पीक से वापस IRMS जाने का टाइम दोनों ही सेम है। इजी मेरे लिए क्या है? मेरे लिए इजी है कि ऑरिजिन से रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके वैल्यूज को कैलकुलेट करना, टाइम को कैलकुलेट करना। तो ये जो मैंने कैलकुलेट किए हैं टाइम, वो बेसिकली कहाँ से कहाँ है? राइट, अगर आप ध्यान से देखो, सो ये टाइम मैंने कैलकुलेट किया T1, एंड देन आई कैलकुलेटेड टाइम, दिस इज T2, दिस इज T1, और IRMS मैंने कैलकुलेट किया T2। ओके, राइट, ये डेल्टा T हो गया यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अपने को पीक से IRMS जाने का टाइम, ये तो पीक है, यहाँ पहुँचने का टाइम कितना होगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी तो डेल्टा T आएगा ना, सेम ही आएगा, क्योंकि राइज करने में टाइम और फॉल करने में टाइम साइनसॉइडल वेव में सेम होता है। इसीलिए हमारे पास हमारा आंसर 2.5 मिली सेकेंड फाइनल आंसर होगा। सो डेल्टा T हमारा 2.5 मिली सेकेंड फाइनल आंसर है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये ऑप्शन इज मैचिंग विद आंसर। चलिए नाउ हमारे पास जेईई मेंस का नया फ्रेश क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि सीरीज में RLC, अच्छा सी नहीं दिया है, R और L कनेक्टेड है, साथ में बैटरी कनेक्टेड है। आपको
फाइंड आउट करना है कि एज पर गिवन फिगर इफ di/dt इज इक्वल टू 1 एम्प पर सेकेंड देन द वैल्यू ऑफ VAB एट द इंस्टेंट। आपको VAB फाइंड करना। भाई VAB क्या है? आप ध्यान से देखो तो ये जो एंड से यहाँ का वोल्टेज होगा VA, इस पॉइंट का वोल्टेज होगा VB, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा। और डेल्टा ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ VAB विच इज़ VA माइनस VB, है ना? ये अपने को कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप इस फिगर में डायरेक्ट KVL अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। वन लाइन आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आएगा। मैं अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये दी है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एंड हियर ऑल्सो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो पूरे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर एंड करूंगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, पोटेंशियल इज VA। नाउ रेसिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन में रेसिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप करता है, मैंने माइनस साइन यूज किया, और पोटेंशियल की वैल्यू I इंटू आर, दैट इज 2 इंटू 12। नेक्स्ट, इंडक्टर के क्रॉस भी करंट पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, दैट इज माइनस L, और L का वैल्यू 6 है, di/dt, है ना? पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है भाई? VL इज इक्वल्स टू L di/dt। नेक्स्ट, हम यहाँ पर बात करेंगे EMF का। EMF के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अगेन मैं लिखूंगा -12, एंड देन हम इनिशियल पॉइंट पर आ गए VB पर, विच इज इक्वल टू 0। सो इसको आप सॉल्व करिए, आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 1224 प्लस 6 di/dt का वैल्यू हमें दिया है -1, है ना? di/dt का वैल्यू अपने को दिया है क्वेश्चन में, विच इज -1। सो मैं इसको यूज करूंगा, ये वैल्यू गिवन है। नाउ -12 इज इक्वल टू, अच्छा 0 नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इक्वल लगा दिया। सो गाइस ये कितना हो गया? दिस इज प्लस, दिस विल बिकम 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स। ठीक है, सो क्लियर हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू एंड्स कितना है? 30 वोल्ट्स। चेक करेंगे आंसर को। यस, वी आर गेटिंग आंसर 30 वोल्ट्स। ऑलराइट, तो हमारा आंसर आ चुका है, 30। अब आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपके लिए अमेजिंग फीचर लेकर आता है, दैट इज पावर क्वेश्चन। सो गाइस, पावर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सेम क्वेश्चन में डेटा चेंज होता रहेगा, आप एक नया क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करने के लिए। आप जाइए पावर क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करिए, आप सिमिलर क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो बाय अ सिंगल क्लिक। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या सरप्राइज लेके आ रहा है। दिस इज अ JEE मेंस 2025 क्वेश्चन, और क्वेश्चन न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सीरीज LCR सर्किट, अ रेसिस्टर ऑफ 300 ओम, अ कैपेसिटर ऑफ 25 nanofarad and inductor of 100 millihenry are used for maximum current in the circuit. The angular frequency of AC is, maximum current के लिए आपसे पूछ रहा है कि angular frequency क्या होगी। सो आपको पता है कि करंट मैक्सिमम होने कब होता है सर्किट में? एनीवन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट पॉसिबल कब होती है? जब सर्किट हमारा रेजोनेंस कंडीशन पर ऑपरेट हो रहा हो। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन पे ऑपरेट कब होता है? जब हमारी XL, और आपको पता है कंडीशंस भी, दैट XL इज इक्वल टू XC हो जाना चाहिए, राइट? इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL कैन बी रिटन एज ओमेगा L, और XC को मैं 1/ωc लिख सकता हूँ। सो यहाँ से क्लियरली मुझे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC मिल रहा है। सो गाइज, आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो। आपको इंडक्टर का वैल्यू दिया है 100 मिली हेनरी, कैपेसिटर का वैल्यू दिया है 25 नैनोफैरड, 25 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, हाँ मैं इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ सो ये पावर चली जाएंगी न्यूमरेटर में, 10⁻12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस? ये 100 इंटू 100 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25। सो 100 कैंसिल हो गया, 25 4। अब मेरे पास क्या बचता है? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। सो क्लियरली मैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10⁻
8 लिख लिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 400 इंटू 10⁻6 ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा लिखूंगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10⁻3। बट हमको आंसर किस में चाहिए, 10⁻4 में चाहिए, सो मैं ये 0 इधर ले जाऊंगा, दिस इज 2 इंटू 10⁻4। सो गाइस क्लियरली हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, सो 2 इज द आंसर। बहुत सिंपल है, क्लियरली हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या बोल रहा है कि टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट। अच्छा, ये नंबर्स का क्या है, ये नंबर हमारा टैप एंड टेस्ट, जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करेंगे वहां पर टैप एंड टेस्ट ओपन होगा, उस टैप एंड टेस्ट का ये 16th नंबर क्वेश्चन है। राइट, सो आपके रेफरेंस के लिए बीच बीच में जो क्वेश्चंस आपको मिसिंग दिख रहे हैं यहाँ पर, वो मिसिंग नहीं है, बेसिकली वो टैप एंड टेस्ट के अंदर का नंबरिंग है, आपके लिए रेफरेंस के लिए यहाँ पर डाला है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप कहीं फंसते हैं, आप दोबारा से इस वीडियो को वॉच करके इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। परफेक्ट, ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो सर सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होता है, भाई सीरीज में आपको एक रेसिस्टेंस लगाना है, कैपेसिटर लगाना है और इंडक्टर लगाना है, और साथ में हमारे पास एक एसी सोर्स होना चाहिए। ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमसे पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए, द सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गाइस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC, है ना। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर मुझे रेजोनेंस सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यही रिलेशन 1/2π√LC हो जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमें सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। सोर्स फ्रीक्वेंसी से बढ़ाने से हमारे सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अनदर रेसिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट रेसिस्टेंस। क्या यहाँ पर रेसिस्टेंस ऐड करने से कोई भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आपको चेंज दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों मैच नहीं करेंगे। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कैपेसिटर। अगर मैं एक और यहाँ पर कैपेसिटर ऐड कर दूं तो क्या होगा? चलिए मैंने सी और एक और ले लिया सी, ठीक है, दोनों तो आइडेंटिकल कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इसका सी इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा तो भाई कितना हो जाएगा? आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस कैपेसिटर्स कुछ ये रिलेशन फॉलो करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, सो मैं यहाँ से C का वैल्यू कितना आ रहा है? C/2 आ रहा है। सीरीज में कैपेसिटर एक और लगा दिया, ओवरऑल कैपेसिटर की वैल्यू कम हो गई, ओवरऑल कैपेसिटेंस डिक्रीज हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर सीरीज में कैपेसिटर लगाने से कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या हम इससे बोला, यही सेम चीज बोली गई है कि अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज, देन वी कैन इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, सी ऑप्शन हमारे 100% करेक्ट है। डी ऑप्शन में कह रहा है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज्ड। सोर्स फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंडेंसी नहीं है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, ओनली सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेईई मेंस 2025 रिसेंट ईयर का शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, और क्वेश्चन में बोला है कि इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 100 ओम, a capacitor of reactance 50 ohm and resistor with resistance 50 ohm are connected in series with AC source of 10 volts. The average power dissipated. Guys, average power आपसे पूछा गया है। देखो मैं आपसे फिर से कह देता हूँ, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि भाई आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे नहीं हुआ, आपने सॉल्यूशन देखा, वीडियो वॉच किया, टेक्स्ट सोल्यूशन देखा, सीखा, कॉन्सेप्ट लर्न किया। अब आप चाहते हो कि जेईई मेंस 2025 का जो ये क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन मुझे दूसरा मिल जाए, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो, राइट? क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस को। तो अगर मैं डेटा चेंज करके आपको एक नया क्वेश्चन क्रिएट करके दे सकता हूं,
तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो ये चीज़ पावर क्वेश्चन में आपको मिलती है। तो गाइज अगेन आपको क्या करना है, पावर क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पर आपको मिलेंगे। आप चाहिए वहाँ पर क्लिक करिए, आप नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो एक सिंगल क्लिक पर, ठीक है। जितने बार चाहो उतनी बार आप नया डेटा का क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर सकते हो, है ना अमेजिंग फीचर। और सिर्फ जेईई मेंस के क्वेश्चंस नहीं, जेईई मेंस के अलावा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पावर क्वेश्चन के फॉर्म में मिलते हैं, है ना। परफेक्ट, फिजिक्स के लिए बहुत ही अमेजिंग फीचर है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। सो गाइज यहाँ पर हमसे एवरेज पावर की बात हो रही है। तो एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एवरेज पावर डिपेंड करता है हमारा वोल्टेज पर, करंट पर और इन दोनों के बीच के एंगल पर, ठीक है। सो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ऑलराइट, पावर फैक्टर। नाउ वी आर एम एस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, आई आर एम एस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। अच्छा, एसी वोल्ट दिया है, एसी का वैल्यू दिया हुआ है, ये 10 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन करंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो मैं आई आर एम एस को लिख सकता हूँ वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड कॉस फाई, करेक्ट। अब गाइस कॉस फाई क्या है? तो मैं अगर पावर ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो यहां पर मुझे क्या मिलता है? कॉस फाई इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू पावर ट्रायंगल में आर होता है, दिस इज जेड, सो और एंड दिस इज एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है। सो यहां से मुझे क्लियरली कॉस फाई का वैल्यू कितना मिल रहा है आप देख सकते हो, आर बाई जेड। सो डिनोमिनेट यहाँ पर आर बाई जेड आएगा, सो जेड स्क्वायर हो जाएगा एंड यू विल गेट आर, है ना। सो ये आ गया हमारा एवरेज पावर। सो हमारे पास क्या सारे पैरामीटर्स नोन है, बिल्कुल नोन है ना। सिर्फ हमको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और z के लिए सारे पैरामीटर्स गिवन है। सो z कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? z विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर, रेसिस्टेंस 50 स्क्वायर प्लस z इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, सो एक्सएल का वैल्यू 50 गिवन है, 100 गिवन है और एक्सी का वैल्यू क्वेश्चन में 50 गिवन है। सो आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 50√2, ठीक है। ये आ गया हमें z। आर 50 वो भी हमें पता है। नाउ जो हमने पी एवरेज का रिलेशन फाइंड किया उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सो वी आर एम एस इज 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई z स्क्वायर इज 50 into 50 into 2 into r. What is the value of r? r भी हमारा 50 है। So 50 कैंसिल आउट हो गया, हमें यहाँ पर 100 by 100 that is 1, है ना, 1 मिल रहा है और आंसर भी हमारा 1 है, राइट। 1 वाट हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, हमने पी एवरेज निकाला, इस सिंपल से रिलेशन को यूज करके हमने 1 की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज जेईई मेंस 2023 का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट 1 आपको यहाँ पर गिवन है। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इन द सीरीज एलसीआर सर्किट इंक्रीजेस, the current in the circuit first increases, attains the maximum value and then decreases, ठीक है। सो आपको पता है कि एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट में मुझे अगर करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ तो भाई आपको पता होना चाहिए, ये ग्राफ होता है, राइट। तो रेजोनेंस एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम जो इम्पिडेंस है वो सिर्फ आर के इक्वल होता है। एक्ससी और एक्सएल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पर एक्ससी और एक्सएल कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। तो जो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर अंडर रूट, ये भाई वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट, इक्वल होने की वजह से। और इम्पिडेंस में सर्किट का इम्पिडेंस और रेसिस्टेंस, ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट काफ़ी कम हो जाएगा, इम्पिडेंस काफ़ी कम हो जाएगा। सो आर के इक्वल हो जाएगा ये। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिख रहा है, पहले इंक्रीज करेगा
मैक्सिमम पहुंचेगा देन डिक्रीज करेगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं. इन अ सीरीज LCR सर्किट द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1. क्या सीरीज में द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर 1 के इक्वल होता है. सो पावर फैक्टर हमारे पास cos phi के इक्वल है. cos phi इज इक्वल्स टू R अपॉन Z आएगा, राइट. सो दिस इज R अपॉन Z. अब आपको पता है यहाँ पर क्लियरली आपको पता है कि Z इक्वल टू R होता है कब, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, राइट. सो R इक्वल टू, यहाँ पर Z की वैल्यू भी मैं R लिख दूंगा, ये 1 आ गया. सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi और वो इक्वल टू 1 है कब, जब हमारा सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पर है. सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट होंगे और मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. ऑलराइट, चलिए मैच करेंगे हम अपने आंसर. यस, वी गेटिंग द बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. डी ऑप्शन इज करेक्ट. वंडरफुल. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं सर, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बच्चों. आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट्स पर, अपनी प्रैक्टिस पर. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, आप न्यूमेरिकल से आपका डर खत्म हो जाएगा. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब हम ट्रांसफॉर्मर्स और LC ऑसिलेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, ये JEE मेंस पर बेस्ड है. क्वेश्चन कह रहा है कि ऑसिलेटिंग LC सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन 75 मिली हेनरी इंडक्टेंस एंड 1.2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर. तो फटाफट मैं लिख लेता हूँ, राइट. आपको L का वैल्यू दिया है 75 मिली हेनरी, इंडक्टेंस एंड माइक्रोफैरेड, कैपेसिटर का वैल्यू 1.2 माइक्रोफैरेड. द कैपेसिटर, if the maximum charge on the capacitor is 2.7 micro, that is 10 to power 6, 10 to power minus 6 coulomb, and the maximum current पूछा गया आपसे सर्किट में कितना होगा. लेकिन आप ध्यान से देखो किस सर्किट की बात हो रही है. क्या यहाँ पर सीरीज LCR सर्किट की बात हो रही है, या फिर पैरेलल LCR सर्किट की बात हो रही है, या फिर LC सर्किट की बात हो रही है. यहाँ LC सर्किट की बात हो रही है जो ऑसिलेट कर रहा है, जिसमें एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है, राइट. सो आपको पता है कि अगर मैं कैपेसिटर को और एक इंडक्टर को कनेक्ट करता हूँ, राइट, और कैपेसिटर को मैंने एनर्जी दिया, वो एनर्जी इंडक्टर में जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो एनर्जी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट. आफ्टर सम टाइम ये एनर्जी मूव करेगी कैपेसिटर में, कैपेसिटर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा और ये ऑसिलेशन चलता रहता है. इसी ऑसिलेशन को हम LC ऑसिलेशन बोलते हैं, आपको पता है. तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ये दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी, बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है. रेसिस्टर ना होने की वजह से कोई हीट लॉस नहीं होगा. जो भी एनर्जी आपने दिया है वो कहीं भी लॉस नहीं होगी. सो डेफिनेटली EC इज इक्वल्स टू EL हम लिख सकते हैं, राइट. सो अगर मैं मानता हूं कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इंडक्टर ये दोनों इक्वल होंगे. सो कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, Q²/2C, और ये मैक्स हो गया चार्ज उस टाइम. एंड इंडक्टर के केस में मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है, 1/2 LI मैक्स स्क्वायर, राइट गाइस. हम इस तरीके से इक्वेट कर सकते हैं. सो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया. क्या हमारे पास Imax निकालने के लिए सारे पैरामीटर्स नोन है, बिल्कुल, राइट. सो मैं यहाँ पर Qmax अपॉन √LC इज इक्वल्स टू Imax, इजंट इट. आप पैरामीटर्स यहाँ लेकर आइए, ये हमें रिलेशन मिल जाएगा. सो क्या हमारे पास Imax और LC है, बिल्कुल. Q का वैल्यू हमें दिया है, ये मैक्सिमम चार्ज दिया है क्वेश्चन में, मैक्सिमम चार्ज. सो दिस इज अ मैक्सिमम चार्ज, ये क्वेश्चन में गिवन है. LC की वैल्यू गिवन है, आप इसको पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट. सो हम इसको ट्राई करते हैं खुद से. सो Imax is equals to Q is 2.7 10 to the minus 6 divided by √LC. L is 75 10 to the minus 3 into capacitance is 1.2 into 10 to the minus 6. Now हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, so this will be equals to 7. इसको सॉल्व करिए. And we're getting here, this is 90, right, not 900, this is, we're getting 90.
90 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 9 एंड न्यूमरेटर वी हैव 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 6 अंडर रूट। ओके, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है। सो गाइस मैं देखो यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर यहाँ दे दूँ पावर तो पावर 8 हो जाएगा, राइट, और ये डेसिमल ये 0 गायब, राइट, क्योंकि मुझे अंडर रूट करना है। सो डेफिनेटली ये आ जाएगा हमारा 2.7 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट करेंगे 9 का 3, और यहाँ पर हमें 10 पावर माइनस 4 मिलता है। इसको आप फर्दर सॉल्व करिए, दिस इज 0.9 इंटू 10 पावर माइनस 2, और इसको मैं मिली एम्पेयर्स में निकालें, ये हमारा आंसर आ गया एम्पेयर्स, ठीक है। अब मुझे मिली एम्पेयर्स में लिखना है तो मैं इसको 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर लिख सकता हूँ, विच इज मिली एम्पेयर, राइट। 9 मिली एम्पेयर हमारा आंसर आ रहा है। सो करेक्ट, हमारा आंसर 9 है। ऑलराइट, सो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा। क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि भाई एलसी ऑसिलेशन में कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी इक्विवेलेंट होती है। ओके, हम इनको इक्वेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो एक और क्वेश्चन हमें गिवन है जेईई मेंस 2023 का, बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर विद प्योरली रेसिस्टिव लोड ऑपरेट्स एट 12 kV ऑन प्राइमरी साइड। तो एक भाई ट्रांसफार्मर हमें दिया गया है, दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल। इट सप्लाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ नंबर ऑफ नियर बाई हाउसेस एट 120 वोल्ट्स। सो ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है, यहाँ से इनपुट आ रहा होगा और यहाँ से आउटपुट जा रहा होगा, isn't it? सो डेफिनेटली बोला गया कि आउटपुट वोल्टेज कितना है, 120 है। आउटपुट वोल्टेज इज 120। द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउस सर्व बाय द ट्रांसफार्मर इज 60 किलोवाट। कितना एनर्जी, यानी पावर आउट की बात करें, द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउस सर्व बाय द ट्रांसफार्मर 60 किलोवाट। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट विल बी। यहाँ पर कितने लोड की जरूरत होगी, आपसे RL का वैल्यू पूछा है, और पावर आउटपुट इज इक्वल टू 60 किलोवाट। ऑलराइट, सो हमारे पास इनपुट पावर हो गया एंड वी हैव आउटपुट पावर। अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मुझे P आउट इक्वल टू 60 किलोवाट जो दिया गया है, बेसिकली आउटपुट पावर है, हमें आउटपुट वोल्टेज दिया गया है, और क्वेश्चन में हमको वोल्टेज भी दिया गया है, दैट इज ये हमारा इनपुट वोल्टेज, राइट, दिस इज 12 kV, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है 12 kV। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि RL का वैल्यू कितना होगा। सो गाइस क्या कर सकते हैं हम, RL की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल रिलेशन है पावर का, दैट P इज इक्वल्स टू I P आउटपुट इज इक्वल्स टू V आउटपुट इनटू I आउटपुट। ठीक है, मैं इस रिलेशन को यूज करूंगा। सो V आउटपुट, अच्छा एक चीज और, अगर मैं V आउटपुट लिख रहा हूं तो क्या हमारे पास V आउटपुट है, बिल्कुल है ना। V आउटपुट हमें दिया है, क्या करंट आउटपुट दिया है, हमें करंट आउटपुट नहीं दिया है ना। सो मैं क्या कर सकता हूँ, करंट को मैं इस लोड के अक्रॉस देखूं अगर, सो ये करंट आएगा, दिस इज I आउटपुट हो जाएगा ये। सो इन तीनों के बीच का एक रिलेशन बन रहा है। सो V नॉट अपॉन I की वैल्यू V नॉट अपॉन RL हो जाएगा, राइट। सो मैं इसको V नॉट अपॉन RL लिख सकता हूँ, और ये भी तो आउटपुट है ना। सो क्लियरली मुझे यहाँ पर V आउटपुट स्क्वायर बाई RL रिलेशन मिल रहा है। मैं इसको यूज करके RL की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि RL ऑलरेडी, बाकी पैरामीटर्स ऑलरेडी गिवन है। सो V आउटपुट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P आउटपुट। सो V आउटपुट इज 120 into 120 divided by the power is 60 kilo, that is 10 power 3. So 6 2 ये हो गया 240 10 power minus 3 ohm. Alright, so हमारा आंसर अगर मैं देखूं, हमें आंसर चाहिए मिली ओम्स में, है ना, और मिली ओम्स में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो द मिसिंग वैल्यू और द फिल इन द ब्लैंक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 240 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर को, चेक करते हैं। यस, वी आर गेटिंग आंसर 240।
बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑलराइट, ओके, सो विद दिस हमने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया है बाय लर्निंग द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया है, अब आप एक बढ़िया सा काम कर सकते हो। फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए, आप टैप एंड टेस्ट पे पहुंचेंगे। वहां पर आपको अपनी लर्निंग को टेस्ट करना है। इंस्टेंट आपको आंसर मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन और टेक्स्ट सोल्यूशन के फॉर्म में। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आपको और भी इस तरीके की वीडियोस देखना है, सो आप एक्स्ट्रा मार्क्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद एक्स्ट्रा मार्क्स।